अब मैं मोहतरम जनाब संदीप पांडे साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। संदीप पांडे साहब हिंदुस्तान के सोशलिस्ट सियासतदान हैं, सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, आशा फॉर एजुकेशन के बानी सदर हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर एंड अहमदाबाद में भी आप पढ़ा चुके हैं, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुके हैं। कल आपने लखनऊ में कोई मार्च निकाला था जिसमें हुकूमत को फ़लस्तीन के मसले पर मेमोरेंडम दिया था। मोहतरम जनाब संदीप पांडे साहब। जी शुक्रिया। कल वो था, प्यारे भाइयों बहनों, कल का जो जिक्र कर रहे हैं वो कल था इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल। फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हमें लग रहा है ये मीटिंग ज़फ़रुल इस्लाम साहब ने उसी मौके पर बुलाई है, पर कल चूँकि शुक्रवार था इसलिए मीटिंग आज रखी गई है ताकि लोग शनिवार को आ सकें आसानी से। तो कल हम लोगों ने लखनऊ में सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर से, जहाँ इलियास साहब गए हैं, एक मोटरसाइकिल जुलूस निकाल के, और जो यूनिसेफ का दफ्तर है, जो यूनाइटेड नेशंस का अकेला दफ्तर है लखनऊ के अंदर, एक ज्ञापन दिया है। और हमने ये मांग की है कि आधिकारिक संख्या तो बताई जा रही है 45,000, लेकिन शायद 2 लाख के करीब लोग मर चुके हैं गज़ा में, और जिसमें 70% जो हैं वो महिलाएं और बच्चे हैं। 45,000 में 18,000 संख्या बताई जा रही है बच्चों की। मतलब आप सोचिए, बच्चों के अस्पताल पे और जो राहत शिविरों पे जो हमले हो रहे हैं, जो युद्ध अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, और इज़राइल के अलावा कोई और मुल्क होता तो शायद अब तक उसके ख़िलाफ़ दुनिया खड़ी हो गई होती, लेकिन इतना अत्याचार हो रहा है। तो हम लोगों ने मांग की है कि अब और कोई रास्ता बचा नहीं है सिवाय इसके कि इज़राइल की जो सदस्यता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसको ही ख़त्म किया जाए। ये ज्ञापन कल हम लोगों ने यूनिसेफ के दफ्तर में दिया है एंटोनियो गुटेरेस के नाम, और उनसे कहा है कि उसको वहाँ भेजें न्यूयॉर्क। तो साथियों, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि मैं गज़ा गया हूँ। 2010-11 में एक यहाँ से डेलीगेशन गया था। उसमें पहल ली थी, एक ट्रेड यूनियन था NTUI, अशिम रॉय और गौतम मोदी और ये लोग थे, और दूसरे हमारे फ़िरोज़ मीठी बोरवाला थे जो आज के वक्ता भी थे, लेकिन आज उनको वेनेजुएला बुलाया गया है इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। वहाँ के राष्ट्रपति ने बैठक बुलाई है फ़िलिस्तीन के मुद्दे पे। तो हम लोग गए थे वहाँ पे, और 10-11 में, मतलब दिसंबर 10 में यहाँ से चले थे और जनवरी 11 में पहुँचे थे। और ये बात बिल्कुल सही है इलियास साहब की कि इतने बहादुर लोग हमने भाई दुनिया में कहीं नहीं देखे। मतलब बहादुर तो है ही हैं, और इतनी जीवंतता। मतलब हम लोग ये पूरा काफ़िला सड़क के रास्ते गया था। तो हम लोग पहले ईरान गए, क्योंकि पाकिस्तान से हम लोग जा नहीं सकते। पाकिस्तान में पंजाब और सिंध को छोड़ के भारतीयों को वीज़ा नहीं मिलता है दूसरे स्टेट्स का, और आपको वहाँ गुज़रना होता है बलूचिस्तान से अगर आपको ईरान जाना है, तो वहाँ पे हम लोगों को वीज़ा नहीं मिलता है। तो हम लोग पहले, अच्छा उसमें और भी मुल्कों के लोग थे, सिर्फ भारतीय नहीं थे। तो हम लोग पहले ईरान गए, फिर ईरान में वापस आए पाकिस्तान ईरान की सीमा पे, जो ईरान का जो स्टेट है सिस्तान और बलूचिस्तान, और वहाँ से वो यात्रा शुरू हुई सड़क के रास्ते। और तुर्की, सीरिया, तुर्की में जो कुर्द लोगों का इलाका है, और सीरिया, और 2 दिन के लिए हम लोग लेबनान भी गए। और फिर उसके बाद एक पानी के जहाज़ पे, क्योंकि ऐसे तो इज़राइल जाने नहीं देता, इसके तुरंत पहले तुर्की ने एक पानी के जहाज़ से भेजने की कोशिश की थी गज़ा में अपने लोगों को, तो उस पर इज़राइल ने हमला कर दिया था। और उस समय तुर्की और इज़राइल के संबंध ठीक नहीं थे, अब तो ठीक हो गए। तो उसमें 9 लोग मारे गए थे। मावी मारा ये उस जहाज़ का नाम था। तो आप देखिए कि 3 तरफ ज़मीन, 2 तरफ इज़राइल की ज़मीन है, एक तरफ मिस्र है, और चौथी तरफ पानी है। तो आप पानी के रास्ते भी नहीं जा सकते थे गज़ा।
उस पर इज़राइल हमला कर देता था। तो हम लोग, ये काफ़िला जो गया था ये इस नाम से गया था कि ये गज़ा में राहत का सामान लेके जा रहा है। तो राहत के लिए पैसा भी रास्ते भर इकट्ठा किया गया। शायद यही वजह थी कि हम लोग सड़क के रास्ते गए थे। ईरान में बहुत कामयाब मीटिंग हुई, वहाँ के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद उस मीटिंग में आए, वहाँ के सांसदों ने पैसा दिया, सीरिया के शेख लोगों ने पैसा दिया, और एक जहाज़ में पूरा सामान भर के वो वहाँ से 4 लोग, हम 60-70 में 4 लोग उस जहाज़ को लेके पहुँचे मिस्र, बाकी लोग फ़्लाइट से पहुँचे। और हमारा सबसे ख़राब ये उसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन अचिंत बनायक जी ने जो मिस्र के बारे में कहा कि वहाँ संभावना है लोकतंत्र की, हम लोगों की तो सारी उम्मीदें, मतलब ईरान में, सीरिया में, तुर्की में इतना स्वागत हुआ, और मिस्र में आपको पता है $4,500 की तो घूस देनी पड़ी उस सामान को उतरवाने के लिए। अब ये सामान फ़िलिस्तीन के लिए जा रहा है, आप सोचिए, $4,500 घूस देनी पड़ी। अजीत शाही उसमें थे, तहलका के पत्रकार, जो सामान उतरा, और उसके बाद वहाँ से 40 किलोमीटर रफ़ा क्रॉसिंग है, हम लोगों को एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकलने दे रहे थे मिस्र के अधिकारी। कह रहे थे ये फला होटल में आप लोग चले जाइए, वहाँ ठहर जाइए। हम लोग क्या, भैया हम लोग होटल में ठहरने नहीं आए, हम लोग को गज़ा जाना है। तो मैं तो अपना चरखा ले गया था, चरखा चलाने लगा, मतलब 3-4 घंटे वहाँ प्रोटेस्ट हुआ, नारे लगे, तब हम लोग को वहाँ से निकलने दिया। और फिर हम लोग रफ़ा पहुँचे, और रफ़ा में हम लोग तो चले गए, जो जहाज़ से सामान आया था वो बाद में आया 4 ट्रकों से। और उस समय इस्माइल हानिया वहाँ के प्रधानमंत्री थे गज़ा के। ये भी मुझे सौभाग्य मिला है कि इज़राइल हानिया के हाथों से मुझे ये जो सुनीलम जी पहने हैं जिस तरह का स्कार्फ, उस तरह का स्कार्फ उन्होंने पहनाया। जितने भी लोग गए थे साथ में, स्वरा भास्कर भी पहुंच गई थी सीधे। और इजिप्ट के लोगों ने, उनके अधिकारियों ने $10,500 की घूस ली, वो जो 4 ट्रक का सामान था वो बॉर्डर से जाने के लिए। तो मिस्र से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है अचिंत बनायक साहब। और बाकी सामान जो जाता है गज़ा में, पता लगा कि रफ़ा के नीचे सुरंगें हैं, क्योंकि सब लोग तो घूस दे नहीं सकते, और रोज़ रोज़ कैसे घूस देंगे अगर खाने पीने का सामान और ये सब जा रहा है। तो रफ़ा के नीचे सुरंगें हैं जिसमें ट्रक जा सकते हैं। और क्योंकि गज़ा की तो सारी अर्थव्यवस्था तबाह कर दी थी इज़राइल ने उसी समय 10-11 में, तो सारा सामान खाने पीने से लेके और किताब कॉपी और सीमेंट और मिसाइलें जो भी जाती हैं सब नीचे से जाती हैं। तो इतने जीवंत लोग कि एक दिन अगर, अब इस समय तो स्थिति बहुत कहना चाहिए कि गंभीर हो गई है, लेकिन उस समय ये था कि अगर किसी बिल्डिंग पे बम गिराए इजराइल, तो अगले दिन वहाँ पे निर्माण शुरू हो जाता था। वहाँ किसी ने हमको ये नहीं जताया कि हम बहुत पीड़ित हैं, इतनी बहादुर कौम है। दीवालों पे जो नारे लिखे थे वो हमने कहीं नहीं देखे, मिस्र में नहीं देखे, तुर्की में नहीं देखे, ईरान में नहीं देखे, सीरिया में नहीं देखे, लेकिन फ़िलिस्तीन की दीवालों पे जो नारे लिखे थे, जो वहाँ के लोगों की बड़े बड़े नेताओं के घर में गए। दुनिया का अकेला मुल्क है शायद जहाँ नेताओं के घर में लोग शहीद हुए, नहीं तो आमतौर पे नेताओं के घर से लोग सेना में लड़ने नहीं जाते हैं। शहीदों की तस्वीरें लगी हैं दीवालों पे, और अब देखिए इस्माइल हानिया तो खुद ही शहीद हो गए। तो इतने जीवंत लोग कि ऐसा बताया गया कि किसी भी इंसानी आबादी में घनत्व के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा PhD अगर कहीं है तो फ़िलिस्तीन के अंदर। इतने पढ़े लिखे लोग, इतने काबिल लोग, और इतने मजबूत इरादे वाले लोग और जीवंत लोग कि रोज़ मार खा रहे हैं, लेकिन फिर भी दीवालों पे नारे लिख रहे हैं और ऐसे दिखा रहे हैं कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, स्कूल चल रहा है, अस्पताल चल रहा है। हम लोग को जगह जगह ले जाया गया और कई जगह बताया गया कि ये बिल्डिंग जो है पहले यहाँ इस पे बम गिरा दिया गया था, इसको फिर से बनाया गया है। तो इतने जीवंत लोग मैंने आज तक कहीं नहीं देखे जो अपने
और इसीलिए ये लड़ाई इतनी लंबी चली है। शायद इजराइल ने सोचा नहीं होगा कि 22 लाख लोग क्या हैं, अपने छोटे मोटे शहर की आबादी हिंदुस्तान की। लेकिन जैसा कि इलियास साहब ने कहा कि अपने 100 लोगों को नहीं छुड़ा पाए हैं और अभी तक हमास को नहीं वो हरा पाए हैं, इसीलिए क्योंकि वो पूरी आबादी ऐसी है कि वो आखिरी सांस तक, आखिरी इंसान तक लड़ेगी। वो हथियार डालने वाले लोग नहीं हैं। जैसे अपने देश में आदिवासी हैं, नागा, वो कभी हथियार नहीं डालेंगे, उसी तरह से ये लोग हैं जो कभी हथियार नहीं डालेंगे। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी बहुत ख़ास उस दौरे की। उस समय हमास के प्रमुख थे खालिद मिशाल। अभी तो इस्माइल हानिया थे जब मारे गए। उस समय इस्माइल हानिया प्रधानमंत्री थे और खालिद मिशाल प्रमुख थे, लेकिन गज़ा में नहीं रहते थे क्योंकि गज़ा में उनको खतरा था। उनके ऊपर 2 बार हमले हो चुके थे इसके पहले उनको मारने के लिए। तो खालिद मिशाल हम लोग से सीरिया की राजधानी दमिश्क में मिले, दमास्कस, और उन्होंने देखा कि वो 60-70 लोगों में कुछ भारतीय हैं, तो उन्होंने नेहरू और गांधी की तारीफ़ की। तो नेहरू की तो इसलिए की क्योंकि जब 48 में 7 लाख फिलिस्तीनी खदेड़े गए, उनकी आने वाली उसके बाद की पीढ़ियां आज तक मिस्र में, जॉर्डन में और सीरिया में और फिलिस्तीन के अंदर राहत शिविरों में रह रहे हैं अभी तक। तो नेहरू ने उस समय इन राहत शिविरों का दौरा किया था, तो उनको लोग याद करते हैं। और गांधी के बारे में हम में से एक ने पूछा कि भाई आप जो है, आपका गांधी से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? गांधी तो अहिंसा की बात करते थे और आपको तो जब मौका मिलता है तो आप भी इजराइल पे दाग देते हैं मिसाइल वसाइल। तो खालिद मिशाल ने क्या कहा, उसे आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। उसने कहा कि देखिए, ऐसा है कि हथियार का इस्तेमाल करना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि जब हम इतना मार खाएंगे कि जिसको कहा जाता है कि आपको कोने में धकेल दिया जाएगा, तो हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाने पड़ते हैं। लेकिन ये चीज़ हमने गांधी से सीखी है कि अगर किसी ताकतवर दुश्मन से लड़ना है और हम कमज़ोर हैं, हथियार से भी, संख्या से भी, सब तरीके से कमज़ोर है, हमारा तो मुल्क भी नहीं है, इजराइल की तो पूरी सेना है। तो अगर किसी ताकतवर दुश्मन से लड़ना है तो कमज़ोर अपने अंदर वो जज्बा कैसे पैदा करे, अपने अंदर वो हिम्मत कैसे पैदा करे, ये प्रेरणा हमें गांधी से मिलती है। अब आप बताइए, ये आतंकवादी कहेंगे आप इस आदमी को? और एक और बात बता दें, बहुत मज़ेदार। खालिद मिशाल के ऊपर हमला हुआ, हमास का दफ्तर था अम्मान में। इजराइल के 2 मोसाद के लोगों ने उनके कान में कुछ जहर डाल दिया जिससे वो मरने वाले थे। अब जॉर्डन के राजा को जब पता लगा कि ये घटना उसकी ज़मीन पे हुई, तो उसने तुरंत इजराइल के, मेरे ख्याल से यही थे प्रधानमंत्री, उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि अगर ये आदमी मर गया हमारी ज़मीन पे, तो मैं आपके साथ सारे राजनयिक संबंध खत्म कर लूँगा। और इजराइल के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति को फ़ोन करना पड़ा कि भैया आप कुछ मध्यस्थता कीजिए, ये जॉर्डन का राजा जो है ये तो बहुत इसने कड़ी भूमिका ले ली है, क्योंकि उसकी बदनामी हो जाती कि हमास का प्रमुख जॉर्डन में मारा गया और वो भी इजराइल के लोगों ने मार दिया। उसने बोला इनके प्रधानमंत्री को इजराइल की कि मैं इनका कोर्ट मार्शल कराऊंगा आपके लोगों का अपने यहाँ, अगर ये मर गया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने हस्तक्षेप करके इजराइल से उन डॉक्टरों को जॉर्डन भेजा जिनके पास उस जहर की दवा थी, उस जहर को काटने की दवा थी, और तब जाके खालिद मिशाल की जान बची। तो आप बताइए कि अमेरिका और इजराइल एक आतंकवादी संगठन के प्रमुख की जान क्यों बचा रहे थे, अगर वो आतंकवादी संगठन है तो। और हमारा मूल सवाल है कि दुनिया में आप कहीं भी बता दीजिए जहां कोई संगठन चुनाव लड़ता हो और उसको आतंकवादी संगठन कहा जाता हो। हमास चुनाव लड़ता है,
2006 में आपको बताया गया कि उसने चुनाव लड़ा, उसकी सरकार बनी, इस्माइल हानिया उसके प्रधानमंत्री थे, और उसने चुनाव सिर्फ हमास ने चुनाव सिर्फ गजा में नहीं जीता था, उसने चुनाव तो पूरे फ़िलिस्तीन का जीता था। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने साजिश करके, जैसा अचिन विनायक जी कह रहे हैं, वहाँ पे उनकी सरकार बनवा दी जो अब उनके कॉन्ट्रैक्टर है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, महमूद अब्बास। कायदे से गजा और वेस्ट बैंक पूरे में हमास की सरकार बननी थी, क्योंकि उनका बहुमत था वहाँ की असेंबली में, लेकिन उनको वहाँ सरकार नहीं बनाने दी गई। तो जो संगठन चुनाव लड़के सरकार बना रहा है, आप बताइए दुनिया में कहाँ पे उसको आतंकवादी संगठन कहा जाता है? और दुनिया में कौन सा आतंकवादी संगठन है? हाँ, और यहाँ पे ये भी जोड़ दें कि अभी तक भारत ने हमास और हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन नहीं माना है। दूसरे जिनको आतंकवादी संगठन हम मानते हैं, जो नाम आते हैं पाकिस्तान के या जिसको भी हम मानते हैं, अल-कायदा से लेके जितने, वो कहाँ चुनाव लड़ते हैं ये भी आप बता दीजिए। सिर्फ 2 सवालों का उत्तर पूछिए और ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये आतंकवादी संगठन है या ये वैध संगठन है अपने अपने देशों में, जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़के अपने प्रतिनिधि भेजते हैं वहाँ की असेंबलीज और वहाँ की पार्लियामेंट्स में। हमास और हिजबुल्लाह दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको लेके बड़ा भ्रम पैदा किया गया, अरे ये तो आतंकवादी संगठन है। और ठीक है, 250 लोगों को वो उन्होंने अपहरण किया, मैं बिल्कुल जायज़ नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं भर्त्सना करता हूँ जो काम हमास ने किया। लेकिन फिर उन 7,000 लोगों का क्या जो इजराइल की जेलों में बंद हैं, फ़िलिस्तीनी, और यही संख्या लगभग कश्मीरियों की भी है जो अपने देश से गायब है। वो या तो पाकिस्तान में है, या वो मार दिए गए हैं, या वो जेलों में है। तो 7,000 फ़िलिस्तीनी नागरिक, और ज़्यादातर उसमें निर्दोष हैं, जैसे कि ज़्यादातर कश्मीरी निर्दोष जो जेलों में है और जो मारा गया है। तो ये जो 7,000 इजरायली जेलों में बंद हैं, वो कब छूटेंगे, ये भी सवाल है। और जब पहले दौर की जब वो हुई है बातचीत और उसमें जब छोड़े गए हैं कुछ इजरायली, तो उधर से फ़िलिस्तीनी भी छोड़े गए। तो आप 7,000 लोगों को बंद करके रखें, वो जायज़ है, और आपके 250 लोग अगर अपहरण कर लिए जाएं तो पूरी दुनिया में हाय तौबा हो रही, अरे इतना बड़ा कांड हो गया। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं। और ये जो 1947 में अंग्रेज़ों ने 2 बड़ी गलतियां की, एक तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया। 47 में तो खैर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव था इजराइल और फ़िलिस्तीन बनाने का, लेकिन ये इसकी बुनियाद इंग्लैंड ने डाल दी थी 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन से, जब इजराइल को बनाने का निर्णय हुआ। और ये बात बिल्कुल सही कही ज़फ़रुल इस्लाम साहब ने और दूसरे लोगों ने कि भाई आप ज़बरदस्ती वहाँ जाके आपको मुल्क बनाने की क्या ज़रूरत थी। इसके दूसरे भी विकल्प थे। एक जगह अफ्रीका में सोची जा रही थी कि जहाँ इजराइल बनाया जा सकता है, एक जगह दक्षिण अमेरिका में सोची जा रही थी कि जहाँ इजराइल बनाया जा सकता है। वो जगहों के नाम अचिन विनायक साहब बता देंगे। अर्जेंटीना और युगांडा के पास इजराइल बनाने का प्रस्ताव था। तो जब ये जो खाली ज़मीन है वहाँ बनाना चाहिए था, आपने ज़बरदस्ती जाके वहाँ बनाया। जैसे आज के समय में अगर आप पूछें कि खालिस्तान के बारे में क्या आपका स्टैंड है, मेरा कहना है कि अगर कुछ लोग चाहते हैं तो बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन कहाँ? भारत में तो अब आंदोलन है नहीं, आंदोलन कनाडा और अमेरिका में है। भाई वहाँ बना लो एक कनाडा में खालिस्तान, क्या दिक्कत है? नहीं, आप बताइए, इतनी ज़मीन है कनाडा के पास, इतने सरदार वहाँ रहते हैं, एक तो वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर था, आप खालिस्तान बनाइए कनाडा में, कोई दिक्कत नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री से कहा जाए कि आप रिकॉग्नाइज कीजिए खालिस्तान को कनाडा के अंदर। तो इसी तरह से इजराइल जो है वो बनना चाहिए था कहीं और, ज़बरदस्ती यहाँ बना दिया गया। और उसका जो खामियाजा है 1947 की गलती का, वो आज तक हिंदुस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग, इजराइल के लोग और फ़िलिस्तीन के लोग आज तक झेल रहे हैं।
ये जो 2 गलत फैसले हुए 1947 में। तो अब किया जाए जब ये स्थिति आ गई है? तो मेरा भी वही सुझाव है। एक समय ऐसा था, जैसा आपको बताया गया, कि हम इजराइल को नहीं मानते थे। वो अचिन जी ने आपको बताया कि दक्षिण अफ्रीका को हम मान्यता नहीं देते। मैंने बचपन में देखा है, भारत का पासपोर्ट, उस पर लिखा रहता था कि दिस पासपोर्ट इज़ नॉट वैलिड इन इजराइल एंड साउथ अफ्रीका। ठीक 2 मुल्कों को हम नहीं मानते थे। अब मैंने वो 2 ही नाम देखे थे। तो ये जिस तरह से साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड को ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया एक हुई, बहिष्कार किया गया, उससे हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, उसके साथ कोई संबंध नहीं रखते थे, और इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने उसको प्रस्ताव पारित करके उसका वो किया। तो मुझे लगता है कि उसी तरह का अभियान, क्योंकि ये भी अपार्थाइड है, ये भी तो 2 नस्लें हैं ना, एक यहूदी है, एक अरब है। तो ये जो, हालांकि इस पे भी कई फ़िलिस्तीनी कहते हैं कि भाई हम अरब से अलग हैं, हमारी अपनी अलग पहचान है, और दोनों के चरित्र से तो दिख रहा है कि कुछ अलग है ही है। एक लड़ने को तैयार है और दूसरी अमेरिका और इजराइल के साथ समझौता करने को तैयार है। तो कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन ये भी नस्लों का ही मामला है। तो ये जो अपार्थाइड है, ये भी उसी तरह से ख़त्म होगा जिस तरह से साउथ अफ्रीका का अपार्थाइड ख़त्म हुआ। और आज देखिए वो मुल्क कितना शानदार मुल्क है कि दुनिया का अकेला मुल्क है जो इजराइल के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है, जो कह रहा है कि वहाँ अत्याचार हो रहा है, इसको रोका जाए। और जिनकी पहल पे नेतन्याहू के ख़िलाफ़ वारंट निकला। तो और कोई मुझे बता रहा था कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर मेरे यहाँ आएंगे तो मैं गिरफ़्तार भी कर लूँगा। तो दुनिया के मुल्क अगर ये कहने लगें कि ये अपराधी है, इसके खिलाफ वारंट है, इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इज़राइल का बहिष्कार किया जाए, तो मुझे लगता है कि इसी रास्ते से कुछ हो सकता है। नहीं तो बाकी तो और कहीं उम्मीद कोई नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से मदद कर रहा है, जिस तरह से यूरोप के देश, और उनके अंदर ये अपराध बोध है कि जब हिटलर ने यहूदियों को मारा तो उन्होंने नहीं बचाया यहूदियों को। तो भाई आपने जो गलती की उसका खामियाजा आप फ़िलिस्तीनियों को क्यों भुगतवा रहे हैं? तो ये जो हो रहा है एकदम गलत है, और इसको रोकने का मुझे तो यही तरीका समझ में आता है कि इज़राइल का बहिष्कार होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। हो सकता है इसके लिए प्रयास किया जाए, जैसे कल हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इज़राइल की सदस्यता ख़त्म की जाए। अच्छा, फ़िलिस्तीन को आज तक, अच्छा ये सवाल भी मन में उठता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 देश बनाए और आज तक फ़िलिस्तीन को पूरे मुल्क का दर्जा ही नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ में। चलिए, फ़िलिस्तीन इज़राइल को नहीं मानता है, इज़राइल फ़िलिस्तीन को नहीं मानता है, आपस का झगड़ा है। लेकिन आपने तो 2 मुल्क बनाए थे, एक मुल्क तो बन गया, दूसरा मुल्क कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ में? वो पूरा सदस्य क्यों नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों नहीं बनाता है उसको, पूरे मुल्क का दर्जा क्यों नहीं देता है? तो ये हमें लगता है कुछ अंतर्राष्ट्रीय पहल से ही होगा। और आखिरी में एक और मज़ेदार बात कह के समाप्त करूंगा। एक बार मैं गुजरात में इसी तरह से बोल रहा था, दूसरा विषय था, तो एक गुजराती हमसे पूछता है, आप मोदी के खिलाफ तो आपने खूब बोला, कुछ उनके पक्ष में भी बोलेंगे? तो मैंने बोला हाँ, एक काम उन्होंने किया था ठीक, और वो ये किया था कि जब इज़राइल गए थे तो नेतन्याहू की मर्जी के बिना महमूद अब्बास से मिलने गए थे। आप उस समय के अखबार उठा के देख लीजिए, जब उनका जहाज़ गया है महमूद अब्बास से मिलने तो उसके दोनों तरफ इज़राइल के जहाज़ लगे थे, और अभी भी वो हाल में भी महमूद अब्बास से मिले हैं। तो वो जितने भी मुस्लिम विरोधी हों, लेकिन अब कहीं ना कहीं शायद लिहाज कर रहे होंगे जो गांधी नेहरू की जो नीति चली आ रही है, या पता नहीं किस वजह से, लेकिन ये ठीक है कि इज़राइल से हम हथियार खरीद रहे हैं, उनके साथ सैनिक अभ्यास कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन अभी मोदी ने पूरी तरह से फ़िलिस्तीनियों का साथ छोड़ा नहीं है। मतलब कुछ उम्मीद है बाकी, तो इसमें भी संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए
कि मोदी जी का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है फ़िलिस्तीन के पक्ष में। महमूद अब्बास से मिलते हैं, हमास से तो नहीं मिलेंगे, महमूद अब्बास से मिलते हैं। तो ये कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।